जय हिंद बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद देव सर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम अशुद्धि शोधन पर चर्चा करेंगे। अशुद्धि शोधन में आज संज्ञा से संबंधित अशुद्धियों पर चर्चा करेंगे कि कौन संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं, उनका कैसे प्रयोग करें ताकि उनके किसी भी वाक्य में अशुद्धियां ना बने। तो आइए देखते हैं संज्ञा शब्द से संज्ञा संबंधी अशुद्धियों में हिंदी भाषा में संज्ञा की हिंदी भाषा में एक संज्ञा की बहुत सी समानार्थक संज्ञाएं होती हैं। बहुत सी समानार्थक मतलब समान अर्थ वाली संज्ञाएं होती हैं, ठीक है। किंतु अर्थ की दृष्टि से उनमें समानता होने पर भी भाव की दृष्टि से भाव की दृष्टि से उनमें भिन्नता रहती है। यानी उनका भाव कहां पर क्या हो रहा है उससे मतलब होता है। अर्थ की दृष्टि से तो समानता है, बट भाव की दृष्टि से उनमें अंतर रहता है। जैसे शमीर और प्रभंजन। शमीर माने क्या होता है? हवा, और प्रभंजन माने भी हवा के लिए ही है। बट समीर प्रभंजन वायु के किसके? हवा के क्या है? पर्यायवाची हैं। क्या है? पर्यायवाचक शब्द हैं, ठीक है। पर्यायवाची हैं या पर्यायवाचक शब्द हैं। किंतु समीर का प्रयोग मंद वायु के लिए, मंद माने धीमी वायु के लिए। समीर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? धीमी वायु के लिए, यानी मंद वायु के लिए समीर का। तथा आंधी के लिए, आंधी मतलब जो खूब तेजी से आंधी आ जाती है, खूब तेजी से हवा आती है बहुत सारे धूल धक्कर के साथ, तो उसे क्या कहा जाता है? तब उसे प्रभंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रभंजन का प्रयोग किया जाता है। आप देख रहे हैं कि समीर और प्रभंजन दोनों किसके पर्यायवाची हैं? वायु के पर्यायवाची हैं। यानी अर्थ में समानता होने के बावजूद भी उन पे भाव में भिन्नता होने के कारण क्या है? दोनों अलग अलग हैं। और अगर वाक्य में ऐसा प्रयोग नहीं किया जाता तो क्या हो जाएगा? वह वाक्य गलत हो जाएगा, यानी अशुद्ध हो जाएगा, यानी इनकरेक्ट हो जाएगा। अर्थात संज्ञाओं का प्रयोग करते समय हमें प्रसंग के अनुकूल भाव वाली संज्ञाओं का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस, आपका वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। आपका वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। अतः हमें जो है भाव के अनुकूल ही संज्ञा की जो विभिन्न पर्यायवाची शब्द हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, ना कि अर्थ के अनुकूल। उनको भाव के अनुकूल ही प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार प्रसंग के विरुद्ध भाव वाली संज्ञाओं के प्रयोग से भाषा में प्रसंग के विरुद्ध वह शब्द प्रयोग नहीं किया गया तो क्या हो गया कि भाषा में दोष आ जाएगा, यानी वह सेंटेंस या वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ तक कि इतना ही नहीं, यहाँ तक कि एक ही अर्थ वाले शब्दों से बनी दो संज्ञाएं भी भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होती हैं। भिन्न यानी अलग अलग अर्थों में प्रयोग। एक ही अर्थ वाले शब्दों से बनी दो संज्ञाएं भी भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग की जाती हैं। जैसे कि चारपाई और चौपाया। चारपाई मतलब पाई माने पैर, जिसके चार पैर हो, जिसमें चार पैर हो उसे कहते हैं चारपाई। और चौ माने चार, पाया माने पैर, जिसमें चार पैर हो, चौपाया। यानी किससे बने हैं? एक ही अर्थ वाले से बने हैं, बट दोनों का मतलब क्या है? चारपाई किस लिए यूज किया जाता है? चारपाई लेटने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चारपाई हमारे लेटने के काम आती है। वहीं चौपाया क्या होता है? चौपाया यानी चार पैर वाले, अर्थात हमारे गाय बैल भैंस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि क्या है? एक ही अर्थ वाले शब्दों से बने दो संज्ञाएं भी, एक ही अर्थ वाले संज्ञा से बनी दो संज्ञाएं भी भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होती हैं।
चारपाई लेटने के काम आती है और चौपाया पशुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, इन सब के लिए चौपाया कहा जाता है। चौपाया माने जिसमें चार पैर हों, चारपाई मतलब जिसमें चार पैर है, बट दोनों के प्रयोग भाव के अनुसार अलग अलग हो जा रहे हैं। तो आप ये इनके भेद को जान गए होंगे। अब आ जाता है, इतना ही नहीं, कुछ तद्भव शब्द भी, कुछ तद्भव शब्द भी, तद्भव माने संस्कृत के कुछ शब्द हैं जिससे वो बने हुए हैं, वो तद्भव शब्द भी वही अपने मूल शब्द से भिन्न अर्थ देते हैं, भिन्न अर्थ में, अपने मूल शब्द से भिन्न अर्थ में, जिससे वो बने हैं, जिससे वो उत्पन्न हुए हैं, उनसे भी भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उनसे भी भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। जैसे गाभिन और गर्भिणी, गाभिन और गर्भिणी, गर्भिणी तत्सम शब्द है, जबकि गाभिन क्या है, तद्भव शब्द है। गाभिन तत्सम उसे कहते हैं जो संस्कृत में, जो संस्कृत के शब्द हैं और उन्हें हिंदी में उसी रूप में रख लिया गया है। बट तद्भव वो शब्द हैं जो कि संस्कृत से बने हुए शब्द हैं, संस्कृत के उसी शब्द से पैदा हुए हैं। जैसे अब यहाँ पर गाभिन, ध्यान दीजिए, गाभिन और गर्भिणी से बना है। गाभिन शब्द, गाभिन शब्द किससे बना है, गाभिन शब्द गर्भिणी से बना है, किंतु गाभिन का प्रयोग, गाभिन का प्रयोग पशु जाति के लिए किया जाता है। पशु जाति के लिए गाभिन का मतलब क्या होता है, जब पशु है, लेडीज पशु क्या हो जाती है, उसके पेट में बच्चा आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, गाभिन कहलाती है, ठीक है, वह पशु गाभिन हो जाती है, ठीक है। यानी वो भैंस या गाय या कुत्ता या बिल्ली, जो कुतिया या बिल्ली जो भी बच्चे को जन्म देने वाली होती है, वो क्या कहलाती है, गाभिन, क्या कहलाती है, गाभिन। वही गर्भिणी शब्द का प्रयोग मानव जाति के लिए, यानी लेडीज, ठीक है ना, बहन या बेटी, जब वो एक शिशु को जन्म देने के लिए उनके पेट में एक नवजात शिशु का अंश आ जाता है, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, गर्भिणी का यूज किया जाता है, गर्भिणी का यूज किया जाता है, जो कि एक तत्सम शब्द है, जो कि एक तत्सम शब्द है, जो कि एक तत्सम शब्द है। तो आप समझ गए कि संज्ञा शब्द समान अर्थ पर्यायवाची होने के बाद भी उनके भाव के अनुसार नहीं होगा तो वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। यहां तक कि मैंने बताया कि तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और तत्सम शब्द में भी संज्ञा के उसी से बने हुए शब्द भी क्या है, भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं भाव के अनुकूल। तो आइए कुछ वस्तुओं और कार्यों के लिए हिंदी भाषा में कुछ शब्द नियत हैं, संज्ञा शब्द नियत हैं, उनके बारे में चर्चा, उनको देख लेते हैं। हमें उसी प्रकार प्रयोग करना है। अगर हम वैसा वाक्य में प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारा वाक्य, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, अशुद्ध बन जाएगा। तो आइए कौन कौन से शब्द हैं देखते हैं। जैसे पहला शब्द सेंटेंस है हमारा, ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास, अपने पर आत्मविश्वास, चित्र का निर्माण, चित्र का निर्माण, भवन का निर्माण, व्यवसाय का निर्माण, व्यवसाय का आधार, निर्माण नहीं सॉरी, व्यवसाय का आधार, फिर रहन सहन का स्तर और शंका का समाधान, शंका का समाधान। ये शब्द, ये संज्ञा शब्द ऐसे हैं जिनका इन्हीं रूप में प्रयोग होगा। अगर आप इन रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, अगर इस रूप में प्रयोग नहीं करते हैं तो ये जिस सेंटेंस में होंगे वह सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा अशुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार और है हमारे पास, और क्या है, विषय का प्रतिपादन, विषय का प्रतिपादन, समाचार पत्र का संपादन, समाचार पत्र का संपादन, समस्या का निराकरण, समस्या का निराकरण या समस्या का निदान, समस्या का निराकरण या समस्या का निदान, ग्रंथ की रचना, ग्रंथ की रचना, दीपक का टिमटिमाना, दीपक का टिमटिमाना, नाव का डगमगाना, नाव का डगमगाना, आंखों को चौंधियाना, आंखों को चौंधियाना, कार्य की समाप्ति,
हमें ये जो शब्द दिखा रहे संज्ञा शब्द, ठीक है ना, इनका वाक्य में इसी रूप में उपयोग होना है, इसी रूप में प्रयोग करना है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये जिस वाक्य में रहेंगे उस वाक्य को अशुद्ध कर देंगे। तो आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं, कौन से अशुद्ध है और कौन से शुद्ध है, उनमें कौन सी अशुद्धि आ गई है। तो देखिए आज का ये वाक्य है, विभा ने मिठासता भरा गीत गाया। विभा ने मिठासता भरा गीत गाया। इसमें आपका क्या अशुद्ध हो सकता है? मिठासता। मिठासता अशुद्ध ये संज्ञा शब्द है, इसका शुद्ध है मिठास। विभा ने मिठास भरा गीत गाया। विभा ने, इसका शुद्ध वाक्य होगा, विभा ने मिठास भरा गीत गाया। मिठासता अशुद्ध है, ठीक है ना, अशुद्ध संज्ञा शब्द है, जिससे हमारा वाक्य ही अशुद्ध हो गया है। इसलिए विभा ने मिठासता भरा गीत गाया एक अशुद्ध वाक्य है, एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। जबकि हमारा शुद्ध सेंटेंस होगा, विभा ने मिठास भरा गीत गाया। विभा ने मिठास भरा गीत गाया। विभा ने मिठास भरा गीत गाया। इसी प्रकार अगला हमारा सेंटेंस है, बुढ़िया ने अपना विलाप रोया। बुढ़िया ने अपना विलाप रोया। बुढ़िया ने अपना विलाप रोया। यह अशुद्ध है, इसका शुद्ध वाक्य है, बुढ़िया ने अपना दुखड़ा रोया। विलाप नहीं रोया जाता, क्या रोया जाता है? दुखड़ा रोया। बुढ़िया ने अपना दुखड़ा रोया। बुढ़िया ने अपना दुखड़ा रोया। बुढ़िया ने अपना दुखड़ा रोया। वह पढ़ने में कमजोर है। अब दूसरा वाक्य है हमारा, नेक्स्ट वाक्य है, नेक्स्ट सेंटेंस है, वह पढ़ने में कमजोर है। यहाँ पर ये पढ़ने अशुद्ध संज्ञा शब्द है, जबकि वह पढ़ाई में कमजोर है। पढ़ने में नहीं, वह पढ़ाई में कमजोर है। वह क्या है? पढ़ाई में कमजोर है। यह हमारा शुद्ध सेंटेंस होगा, करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है बच्चे। तो ध्यान से आप इसे समझते चलिए। वह पढ़ने में कमजोर है हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस होगा, वह पढ़ाई में कमजोर है। फिर अगला सेंटेंस है हमारा, फूलों की सौंदर्यता। फूलों की सौंदर्यता मन को मोहती है। फूलों की सौंदर्यता मन को मोहती है। यह अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि फूलों की सुंदरता मन को मोहती है। यह शुद्ध वाक्य है। सौंदर्यता ना होकर हमारा ये क्या होगा? शुद्ध संज्ञा शब्द है सुंदरता, ठीक है ना। फूलों की सुंदरता मन को मोहती है। फूलों की सुंदरता मन को मोहती है। यह हमारा शुद्ध सेंटेंस है। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। प्रत्येक वस्तु का हर एक वस्तु का अपना महत्वता है। अपना क्या है? महत्वता है। प्रत्येक वस्तु का, हर एक वस्तु का अपना महत्वता है। क्या है? महत्वता है। जो कि यह वाक्य हमारा कैसा है? अशुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य क्या है? प्रत्येक वस्तु का, हर एक वस्तु का अपना महत्व है। यह हमारा कैसे? महत्वता ना होके क्या होगा? महत्व। महत्वता ना होके क्या होगा? महत्व। प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व है। इसी प्रकार अगला हमारा सेंटेंस है, सेठ लक्ष्मीचंद को कंगालता के दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं। सेठ लक्ष्मीचंद को कंगालता के दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं। यहाँ पे कंगालता हमारा अशुद्ध संज्ञा शब्द है। कंगालता हमारा अशुद्ध संज्ञा शब्द है, जिससे हमारा यह वाक्य क्या बन गया बच्चों? अशुद्ध हो गया है। इसका शुद्ध संज्ञा शब्द है कंगाली। इसलिए हमारा शुद्ध वाक्य होगा, सेठ लक्ष्मीचंद को कंगाली के दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं। सेठ लक्ष्मीचंद को कंगाली के दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं। दुर्दिन माने बुरे दिन। क्या है? कंगाली के माने पैसे ना होने के बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। वो एक समय था कि वो क्या थे? सेठ थे। और आज कंगाली के
बुरे दिनों का सामना कर रहे हैं। फिर आ जाता है बेटा हमारा नेक्स्ट वाक्य है, नेक्स्ट सेंटेंस है, अगला वाक्य है, मैंने 20 पत्रकारों का निर्माण किया। मैंने 20 पत्रकारों का, ठीक है ना, 20 पत्रकारों का निर्माण किया। यहां पर ये पत्रकारों का निर्माण नहीं किया जाता, पत्रकारों को तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? तैयार किया जाता है। इसलिए मैंने 20 पत्रकारों को तैयार किया। हमारा क्या है? करेक्ट सेंटेंस है, शुद्ध सेंटेंस है, शुद्ध वाक्य है, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला हमारा वाक्य है क्या बच्चों? मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। तो रविवार जब खुद ही दिन है तो के दिन करने की क्या जरूरत है? इसलिए मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। शुद्ध वाक्य होगा, मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। मैं तुमसे, प्यारे बच्चे, मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। अगला वाक्य है, नेक्स्ट वाक्य है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उनकी महिला भी उनके साथ आई है। उनकी महिला भी उनके साथ आई है। अरे महाराज, यह महिला, यह क्या है? यह हमारा वाक्य कैसा है? अशुद्ध है, क्योंकि महिला, उनकी महिला भी, ये कितना आपको लग रहा है? यानी यहाँ का शुद्ध शब्द क्या? उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है। उनकी पत्नी भी, वाइफ भी उनके साथ आई है। यह कैसा वाक्य हमारा? शुद्ध वाक्य है। हमारा क्या है बच्चे? शुद्ध वाक्य है। अगला हमारा वाक्य है बच्चे, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? समस्या का समाधान नहीं, समस्या का निराकरण या निदान। देखो बेटा, समस्या का समाधान नहीं, क्या होता है? समस्या का निराकरण या निदान क्या हो सकता है? यह हमारा शुद्ध वाक्य है, ठीक है ना। या यह हो सकता है, इस समस्या का निराकरण क्या हो सकता है, या इस समस्या का निदान क्या हो सकता है। ऐसे वाक्य हमारे शुद्ध होंगे। अगर ये होगा कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि अशुद्ध संज्ञा शब्द के प्रयोग से यह हमारा पूरा वाक्य, पूरा सेंटेंस अशुद्ध हो जाएगा। यानी सभी समस्या का समाधान क्या हो सकता है? एक अशुद्ध वाक्य है। क्या है? अशुद्ध वाक्य है। फिर आ जाता है जिसका शुद्ध वाक्य क्या है? इस समस्या का निराकरण क्या हो सकता है, या इस समस्या का निदान क्या हो सकता है। आइए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। संदेशों, महात्मा गांधी के संदेशों से देश बहुत सर्वाधिक प्रभावित हुआ। तो यहाँ पे जो हमारा संदेशों है, अशुद्ध संज्ञा शब्द का प्रयोग किया है, जिससे हमारा यह अशुद्ध वाक्य हो गया। इनकी जगह पर हमें क्या होना चाहिए? संदेश। महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। महात्मा गांधी के संदेश से यह देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। हमारा नेक्स्ट वाक्य है, हमारा नेक्स्ट वाक्य क्या है? प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। क्या है बच्चे? प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। यहाँ ये नोक क्या है? अशुद्ध संज्ञा शब्द है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? तलवार की धार, यानी धार। प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। यह हमारा कैसा सेंटेंस है? यह हमारा शुद्ध सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस है, शुद्ध वाक्य है।
ठीक है। फिर अगला हमारा आ जाता है उनकी शंका का निराकरण। उनकी शंका का निराकरण तुम ही कर सकते हो। उनकी शंका का निराकरण तुम ही कर सकते हो। मैंने अभी उसमें बताया था ना, शंका का निराकरण नहीं, शंका का समाधान। यानी शंका का निराकरण कैसा है, एक अशुद्ध संज्ञा शब्द प्रयोग किया गया है, जिससे यह वाक्य ही हमारा क्या हो गया है, अशुद्ध हो गया है। यह वाक्य हमारा क्या हो गया है, अशुद्ध वाक्य बन गया है। जिसका शुद्ध वाक्य है, उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो। उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो। उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो। अब अगला आ जाता है। अगला हमारा वाक्य है, क्या है, प्रस्तुत अवतरण। प्रस्तुत अवतरण सदाचार नामक शीर्षक निबंध से उद्धृत किया गया है। क्या किया गया है, उद्धृत। इसमें देखिए उद्धृत किया गया है। इस वाक्य में आप ध्यान से देखिएगा, ऊ है, फिर दा है, दा में ही आधा धा है, और द में ही ऋट की मात्रा, री की मात्रा है, किया गया है। यह अशुद्ध संज्ञा वर्ड है। क्या है, अशुद्ध संज्ञा वर्ड है, ठीक है, जिसकी वजह से यह हमारा सेंटेंस ही अशुद्ध हो गया है। तो अब यहाँ पर शुद्ध के वाक्य क्या है, उद्धृत। क्या है, ऊ, फिर द में हलन, फिर धा में ऋट की मात्रा था, उद्धृत। तो प्रस्तुत अवतरण सदाचार नामक शीर्षक निबंध से उद्धृत किया गया है। शीर्षक से उद्धृत किया गया है। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि ऊ, द के नीचे हलन, ध में ऋट की मात्रा, ता वाला जो संज्ञा शब्द होगा वही आपका वाक्य शुद्ध होगा। ठीक है, वही संज्ञा शब्द शुद्ध है, जिसकी वजह से वही वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है। अगला वाक्य क्या है, गंभीर व्यक्ति। गंभीर व्यक्ति के मन की थाह का पता नहीं चलता। गंभीर व्यक्ति के मन की थाह का पता नहीं चलता। गंभीर व्यक्ति के मन की थाह का पता नहीं चलता। यह हमारा अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसका शुद्ध वाक्य है, क्या है, गंभीर व्यक्ति के मन की थाह नहीं मिलती। क्या है, सिंपल सा, थाह का पता नहीं चलता का मतलब नहीं है थाह नहीं मिलती। थाह का मतलब ही पता लगाना होता है। क्यों, थाह का मतलब होता है पता लगाना। थाह का मतलब क्या होता है बच्चे, पता लगाना। तो गंभीर व्यक्ति के मन की थाह नहीं मिलती, यह सिंपल सेंटेंस अब आपका क्या हो गया है, शुद्ध हो गया है। यह वाक्य हमारा क्या है, शुद्ध है। तो आइए अगला नेक्स्ट वाक्य हमारा क्या है, कल के अखबार में छपने की व्यवस्था का प्रबंध कर दें। व्यवस्था का प्रबंध, आप देखिए कि यहाँ पे था माने पता चलना, मैंने बताया था का अर्थ ही क्या होता है, पता, और यहाँ व्यवस्था का मतलब होता है प्रबंध है। ठीक है ना, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि हमारा वाक्य क्या है, अशुद्ध है। कल के अखबार में छपने की व्यवस्था का प्रबंध कर दें। छपने की व्यवस्था का प्रबंध कर दें, यह क्या है, अशुद्ध वाक्य है। हमारा शुद्ध वाक्य क्या है, कल से अखबार के छपने की व्यवस्था कर दें। कल से अखबार के छपने की व्यवस्था कर दें। तो बच्चों यह लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि हम जो नए नए वीडियो आपको देते रहे, आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा ये क्लास हमारी, जैसे मैंने बताया, पहले भी बताया, अब भी बताया हूँ कि हम लोग उस वाली सीरीज में चल रहे हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जिसमें हम लोग यूपी PCS, RO, UPSC, BPSC, UPSI, यूपी पुलिस, या कहा जाए BPSC, यूपी टेट, यस टेट,
राजस्थान टेट, इन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विषय के साथ साथ हमारा यह क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 के सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों अगर यह इम्पोर्टेंट है, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ पर देव सर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं की सीरीज में लगे हुए हैं आप। और इससे अगर आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो आप हमें प्रमोट करते हैं, हमारी एनर्जी को बढ़ाते हैं, तो इससे हम और नए नए वीडियो आपके पास लाते रहेंगे, ऐसे ही इंटरेक्टिव वीडियो आपके पास पहुंचते रहेंगे। तो बच्चों इसके अलावा यदि हम अगर आपसे कह रहे हैं कि यह हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस लोग कमेंट में ज़रूर लिखें, और या आपकी कोई कंप्लेन है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर दें। इसी के साथ हम आप लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं। जय हिंद।